नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। छोटे से शीतकालीन सत्र में भी सत्ताधारी दल और विरोधी दल के कई मुद्दों पर तीखी तकरार देखने को मिल रही है। आज भी शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लगता यही है कि विपक्ष घेरता नजर आएगा सरकार को और हो हंगामे का दौर कहीं आज भी न जारी रहे। विपक्ष किस मुद्दे पर सरकार को घेरती है, इस पर सबकी निगाहें हैं और इसी को लेकर आज नीतीश सरकार बिहार विधानसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो पेश करने वाली है, जिसमें पहला बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 होगा और दूसरा बिहार सरकारी परिसर आवंटन संशोधन विधेयक। दोनों ही विधेयक की अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण ये विधेयक विधानसभा से आज की कार्यवाही से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और आज भी सरकार सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहस होने की पूरी संभावना है। कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मुद्दा उठाया और जिसके बाद सरकार ने भी जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मामला काफी तूल पकड़ गया और सत्ता पक्ष और विरोधी दल के बीच में काफी हंगामा हुआ और जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए वॉकआउट भी किया था। आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उम्मीद है कि विपक्षी पार्टी कोई न कोई बड़ा मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी और सरकार की तरफ से भी जवाब देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी बीच में बिहार विधानसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होना है। बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 और बिहार सरकारी परिसर आवंटन संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। सरकार ने ये दो महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में लाने की घोषणा की थी और दोनों विधेयक आज पेश किया जाएगा। लेकिन नजर इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि आज विपक्ष किस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करती है और सरकार उसका क्या जवाब देती है। लेकिन शीतकालीन सत्र छोटा भले ही हो, लेकिन सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पेश करके अपनी मंशा भी साफ कर दी है और विपक्ष भी इस छोटे सत्र पे अपने मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने में कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात बीपीएससी 69वीं के रिजल्ट की, तो बीपीएससी 69वीं संयुक्त परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा और इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। परीक्षा में कुल 470 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और परीक्षा में उज्जवल कुमार टॉपर बने हैं, सर्वेश कुमार सेकंड टॉपर हैं, वहीं शिवम कुमार थर्ड टॉपर बने हैं। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा में कुल 470 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सीतामढ़ी के उज्जवल कुमार टॉपर बने हैं। बीपीएससी के रिजल्ट में इस बार लड़कों ने बाजी मारी है। टॉप 3 में तीनों के तीनों लड़के ही हैं, जबकि टॉप 10 में सिर्फ एक लड़की शामिल है। सीतामढ़ी के उज्जवल कुमार ने टॉप किया है। सर्वेश कुमार सेकेंड टॉपर हैं, शिवेश तिवारी थर्ड टॉपर हैं, पवन कुमार ने चौथा स्थान हासिल किया है, विनीत आनंद बने 5वें टॉपर, क्रांति कुमारी छठी टॉपर हैं, संदीप कुमार सिंह का 7वां रैंक है, राजन भारती का 8वां रैंक है, चंदन कुमार 9वें टॉपर हैं और नीरज कुमार बीपीएससी परीक्षा में 10वां स्थान हासिल किया है। बीपीएससी 69वीं के लिए 475 पदों पर वैकेंसी निकली थी। प्रीलिम्स परीक्षा में 2,70,412 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 15 से 30 अक्टूबर तक इंटरव्यू हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी जारी हुआ है। रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 69वीं बीपीएससी की इस परीक्षा में एक बार फिर से नवादा के लाल ने परचम लहराया। नवादा के नीतीश पाठक ने 13वां स्थान लाकर अपने जिले के साथ साथ परिवार का नाम रोशन किया है। इस रैंक पर वे असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए चयनित हुए हैं और सबसे बड़ी बात, नीतीश ने ये सफलता हिंदी मीडियम से पास की है, जो सिविल सर्विस परीक्षा में काफी कठिन मानी जाती है। पिछली बार नीतीश ने 68वीं बीपीएससी की फाइनल परीक्षा में 36वां स्थान हासिल किया था। माध्यम से मेरा दूसरा प्रयास था। प्रथम प्रयास में मैंने 36वां रैंक प्राप्त किया था। वर्तमान में प्रशिक्षु वीडियो के पोस्ट पे अभी नालंदा में कार्यरत हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हिंदी माध्यम से 13वां रैंक सिविल सेवा में प्राप्त करना आसान नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है क्योंकि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव से हुई, तो इसमें सिविल सर्विसेज तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन, एक दुर्गम मार्ग है और वहां तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। ये बहुत हर्ष की बात है और ढेर सारी शुभकामनाएं अपने बच्चों को हम देते हैं कि बड़ा लगन के साथ, बड़ा मेहनत करके इस सफलता को प्राप्त किया है
और इससे तो हम बहुत सब परिवार बड़ा इस पर गौरवान्वित हैं। बड़ा अति हर्ष की और आनंद की लहर हमारे यहाँ है। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा का एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। वीडियो में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली भी हैं। वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें कई युवक पुलिस पर पथराव करते हुए आपको दिख जाएंगे। और जरा ये तस्वीर देखिए, 3 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर बंदूक तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन युवकों ने अपना मुंह कपड़े से ढक रखा है ताकि पहचान न हो सके। पथराव करने वाले अधिकांश युवकों की उम्र जो है 20 से 30 साल के आसपास लग रही है। वहीं कई लोगों के हाथ में पत्थर लिए हुए उन्हें तस्वीरों में कैद किया गया है। और सवाल यही कि ये पत्थर वे लोग पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर जो फेंक रहे हैं, आखिर इन बच्चों को गुमराह कौन कर रहा है। कुछ उपद्रवी के हाथ में आपको गोली चलाने के लिए हाथ में बंदूक लिए हुए तस्वीर भी नजर आ जाएगी। सीसीटीवी में ये तस्वीरें जब कैद हुई तो चिंता बड़ी कर देती हैं। गोली चलाने वाले शख्स की तस्वीर सामने आ चुकी है। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे यहाँ पर युवाओं को भड़काया जा रहा है। युवाओं के हाथ में कलम की जगह हथियार थमाए जा रहे हैं, पत्थर थमाई जा रही है। संभल में हिंसा के बाद अब हालात जो हैं वो धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर के निशान अब तक आपको जगह जगह बिखरे हुए नजर आ जाएंगे। इस दिन संभल के जिस क्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सर्वे को लेकर के बवाल हुआ था। अमित गंजू की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं, मगर इन सब के बीच उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। न्यूज़ 18 स्टम्प उसी जगह खड़ी थी जहां इस वक्त ये गाड़ियां रखी गई। आप देख सकते हैं ये जो जला हुआ कबाड़ है ये कभी मोटरसाइकिल हुआ करता था, मगर जो उपद्रवी उन्होंने इस मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, और यहां तक कि देखिए स्विफ्ट कार हुआ करती थी, मगर अब इसको पूरी जल के बिल्कुल बेकार हो चुकी, कंडम हो चुकी। यहाँ तक कि स्टीयरिंग और सारा जल चुका है। पूरी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। धू धू करके गाड़ी जलती रही, ऐसा बताया जा रहा है। ये गाड़ी में पुलिसकर्मी थे, ये गाड़ी पुलिसकर्मियों की थी बताई जा रही है। अब क्योंकि ना तो इसमें रजिस्ट्रेशन दिख रहा, नंबर दिख रहा, आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर आ रही, देखिए तार वार वाली सब कोई चीज ही नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए स्टीयरिंग है, उसमें सिर्फ लोहे का एक पाइप रह गया है और वो भी गल चुका है। गाड़ी के अंदर पार्ट्स की बात की जाए, पार्ट्स भी कुछ नहीं रहे, दरवाजों में ना हैंडल है ना कुछ है, यानी पूरी तरीके से गाड़ी कंडम हो चुकी है। मोटरसाइकिल्स की बात की जाए, देखिए ये मोटरसाइकिल पूरा कबाड़ हो चुकी है। ये भी नहीं समझ आ रहा है किस मेक की मोटरसाइकिल है। हालांकि इनकी तारें, टायरों के जो अंदर तारे हैं, ये क्लिप है, डिक्की है, ये पेट्रोल टंकी, ऐसी चीज है। गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और अब जिन लोगों ने इन संपत्तियों को या सरकारी संपत्तियों को जिन लोगों ने नष्ट किया है, तो व्हीकल से किसी मगर जिन लोगों ने इन सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया है उनकी भी एक सूची पुलिस ने बनाई है और इन सूची के आधार पर उन उपद्रवियों से इसकी रिकवरी की जाएगी। यानी आने वाले समय में जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने शहर का माहौल खराब किया, उनके खिलाफ पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, मंडी, संभल। तो संभल हिंसा को लेकर चश्मदीद ने एक बड़ा दावा किया है। चश्मदीद का यह दावा है कि बाहरी गांव के लोग यहां पर आए थे, उन्होंने सर्वे को लेकर लोगों के बीच माहौल खराब किया, अफवाह फैलाई और तब जाकर स्थिति विनाशक हो जाती है। गांव के लोग आ गए थे, गांव के लोगों ने वही उल्टी सीधी हरकतें करी। शहर में हम अपने दरवाजों पे खड़े थे तो उसकी वजह पे ये लपेटे मार दिया। क्या नाम है? कौन? वसीम। क्या करता है वसीम किसी की दुकान पे नौकरी करता है। तो हुआ क्या था? आप लोग वह जामा मस्जिद पे वो चल रहा था सर्वे, लोगों ने अफवाहें उड़ा दी बाहर के गाँव वालों ने आके, यहाँ पर ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। इसकी बिना पे हम ये हो गया कि बाहर खड़े थे अपने गलियों के मोड़ पे, हम खड़े थे। हमारी गली से ज्यादा दूरी फासला नहीं है मस्जिद का।
और खबर झारखंड के गुमला से, जहां पर नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। हिरनाखाड़ जंगल के रास्ते में आईडी बम बरामद किया गया। रांची से मौके पर बीटीएस की टीम जो है वो पहुंची। हिरनाखाड़ गांव जाने वाले रास्ते पर यह बम प्लांट किया गया। बीटीएस की टीम फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर घेराबंदी कर जांच में जुटी है। आईडी को डिफ्यूज किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि जैसे ही इस इलाके में जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद इस आईडी को डिफ्यूज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो गुमला से बड़ी खबर, जहां पर बीटीएस की टीम जांच में जुटी हुई है। आईडी को डिफ्यूज करने का काम किया जाएगा थोड़ी ही देर में। यह माना जा रहा है कि यहां पर हिरनाखाड़ गांव जाने वाले रास्ते में इस बम को प्लांट किया गया है। रांची से मौके पर बीटीएस की टीम जो है वो पहुंचेगी और बम को डिफ्यूज करने का काम भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। खबर बिहार के पटना से, जहां पर पुलिस टीम को जान से मारने की कोशिश की गई है। बताया जाता है कि नशे में धुत युवकों की यह करतूत है जो एसयूवी से इन पुलिस वालों को रौंदने का प्रयास करते हैं। 2 एसआई और एक एएसआई इस दौरान घायल भी हुआ है। डायल 112 की बाइक को इस दौरान इन उपद्रवी कह लीजिए, जो यहां पर उपद्रवी के तौर पर खड़े आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, इन्होंने पुलिस जवानों को ही रौंदने का प्रयास किया। एसयूवी पर सवार 7 लोगों पर फिलहाल केस दर्ज किया गया है। सहदेव महतो मार्ग की ये तस्वीर है जो कैमरे में कैद हुई है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन बेतिया राज विधेयक पारित हो गया। इस बिल के पास होने के बाद बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन बिहार सरकार के अब कब्जे में आ गई है और सब कुछ संभव हो पाया आईएएस के पाठक की वजह से। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बेतिया राज की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक 2024 के संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में एक अहम बिल बेतिया राज विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इस बिल के जरिए बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन सरकार की हो गई। करीब 7,960 करोड़ की जमीन पर बिहार सरकार का कब्जा हो गया। बेतिया राज की जो भी परिसंपत्ति है वो सरकार की हो गई। अब उस जमीन पर अस्पताल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और अन्य संस्थान खोले जाएंगे। बेतिया राज की कुल भूमि 15,000 एकड़ से अधिक है, जिसमें अधिकांश भूमि लगभग 15,215 एकड़ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 143 एकड़ भूमि है। तत्कालीन बेतिया राज के महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुंवर को अंग्रेजों के द्वारा अक्षम घोषित कर दिनांक 1 अप्रैल 1897 से बेतिया राज को प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1879 के अधीन कर लिया गया था। बिहार में बेतिया राज की कुल भूमि 15,215 एकड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन है। बेतिया राज की 60% जमीन पर माफियाओं का कब्जा है। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के पाठक ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार बेतिया राज की पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है। इस जमीन पर कब्जे में आईएएस के पाठक की अहम भूमिका रही है। के पाठक के प्रयास से ये संभव हो पाया। कुछ लोगों ने 100 एकड़, कुछ लोगों ने 150 एकड़ और बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोग सब हैं जिन लोगों ने इनको घेर करके रखा है या कब्जा करके रखा है। उन सब को जो है के पाठक जी हमारे राजस्व परिषद में इस काम को देखेंगे और हमने एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी को उसमें लगाया है। विधेयक के पारित होने के बाद बेतिया राज की सारी संपत्ति अब बिहार सरकार की हो गई है। 1954 में महारानी जानकी कुंवर के निधन के बाद बेतिया राज परिवार के आखिरी सदस्य की विदाई हो गई थी। बेतिया राज की अधिकांश जमीनें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामगढ़ जाने वाले हैं। अपने पैतृक गांव निमरा में उनकी मौजूदगी आपको नजर आएगी। सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं, शिबू सोरेन और कल्पना सोरेन की मौजूदगी भी यहां पर रहने वाली है। आपको बताते चले, शिबू सोरेन के पिता शहीद सोना सोबरन के शहादत समारोह में सभी की मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी, जिसे लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन, सभी की मौजूदगी इस दौरान कार्यक्रम में दिखेगी। और अब बात मौसम की, तो बिहार में ठंड ने अपना असर दिखाना अब शुरू कर दिया है। तापमान में तेजी के साथ गिरावट और लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट की वजह से ठंड बढ़ गई है। पटना में कोहरे का असर साफ तौर पर नजर आता है। पटना से मौसम को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट की वजह से ठंड का असर बढ़ गया है। खासकर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक नेपाल से सटे जो जिले हैं या फिर जो कोसी और सीमांचल के इलाका है, वहाँ के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से ठंड का असर बढ़ गया है। और मौसम विभाग ने ये भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले कुछ समय में तापमान में और गिरावट आएगी, जिसकी वजह से ठंड का असर और बढ़ेगा। राजधानी पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सुबह का समय है, लेकिन अभी भी धुंध छाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो वाहन है वो भी लाइट जलाकर चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के कई जिलों के साथ साथ राजधानी पटना में भी ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और शहरवासियों को भी ठंड का एहसास होने लगा है। गर्म कपड़े भी बिकने शुरू हो चुके हैं, खासकर जो सीमांचल मिथिलांचल के इलाके हैं और जो नेपाल से सटे इलाके हैं, वहाँ पे कई जिलों में कुहासा का असर अच्छा खासा देखा जा रहा है और काफ़ी वक्त तक कुहासा रखता है, उसके बाद धीरे धीरे कुहासा चढ़ता है। लेकिन मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की आने वाले समय में कुहासे का असर और भी देखा जा सकता है और राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री तक आ सकती है, जिसकी वजह से ठंड की संभावना बढ़ गई है। तो फिलहाल मौसम विभाग की माने तो राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में आने वाले समय में ठंड का असर काफ़ी बढ़ सकता है, इसलिए आप भी सचेत रहें और घर से बाहर निकले तो गर्म कपड़े लेकर ही चले। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो उत्तर बिहार में ठंड कहर अब उसका सीधे तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां जो हैं वो रेंगती हुई नजर आती हैं। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है और ऐसे में खासकर एनएच पर गाड़ियों की रफ्तार पर इसका सीधा असर है। बढ़ती ठंड से आम लोगों की अब दिनचर्या जो है वो प्रभावित होनी शुरू हो चुकी है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार में ठंड का कहर जो है वो अब दिखने लगा है। हर तरफ कोहरा छाया हुआ है और मुजफ्फरपुर की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एनएच पर खासकर किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है। कोहरा और ठंड जो है वो बढ़ने लगा है। तापमान जिस तरीके से धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप एनएच की तस्वीर देखेंगे किस तरीके से जो है वह गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चल रही है और कोहरे की वजह से काफ़ी खतरा भी अब मंडराने लगा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह होने वाली है और अभी से ही जिस तरीके से कोहरा जो है वह गिरने लगा है। हर तरफ बिहार के कई जिले इस कोहरे की चपेट में हैं। ठंड का सितम अब दिखने लगा है हर तरफ, जो खासकर जो एनएच है और जिस पर गाड़ियां चलती है, काफ़ी गाड़ियां चलती है, वहां पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा जो है हर तरफ छाने लगा है, इसे समझा जा सकता है कि मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां अगर एनएच पर चल रही हैं तो काफ़ी रिस्क है। विजिबिलिटी बेहद कम है। हेडलाइट जलाकर गाड़ियां जो है वह चल रही है और एनएच पे जो गाड़ियां हैं वह धीरे चल रही है ताकि जो है किसी तरह का खतरा ना हो। लेकिन स्थिति कोहरे की वजह से बिगड़ती जा रही है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तापमान जैसे ही नीचे गिर रहा है, स्थिति भयावह होती जा रही है और कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी जो है वह बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो ठंड के साथ प्रदूषण ने भी लोगों के ऊपर दोहरी मार शुरू कर दी है और यही वजह है कि लोगों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। भागलपुर में तापमान जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे हवा की स्थिति भी खराब होती नजर आती है। इस साल आज सबसे खराब स्थिति में हवा की गुणवत्ता को दर्ज किया गया है।
AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये 320 तक दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है। हवा की स्थिति खराब होने से खास तौर पर इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिख रहा है और लोग सांस संबंधी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही भागलपुर में हवा की स्थिति भी बिगड़ने लगी है। पिछले एक सप्ताह से भागलपुर में हवा की स्थिति बेहद ही गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। वहीं आज अगर हम बात करें तो आज AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड 320 दर्ज किया गया है। जिले में पिछले एक सप्ताह से हवा गंभीर स्थिति में बनी है और कहीं ना कहीं इसका जो असर है साफ तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ठंड बढ़ गई है लेकिन हवा की स्थिति बिगड़ गई है। हाँ, ये तो देखने को मिल रहा है कि हवा की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। और जहाँ तक इसके समाधान की मैं बात करता हूँ तो इसमें सिलसिलेवार से जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं होगी वहाँ किसी भी चीज़ की व्यवस्था असंभव है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हेलमेट के नाम पे तो भागलपुर में लूट मचा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन कहती है कि 70 मीटर आगे पीछे ही आपको गाड़ी रोकनी है, लेकिन वो रोकती नहीं है। ठीक उसी प्रकार नगर निगम एक संस्था है, उन संस्था का काम है टैक्स कलेक्शन करने का, सफाई शहर की जो है सफाई स्वास्थ्य पे ध्यान देने का, लेकिन न उसकी सफाई की कोई व्यवस्था मुझे दिखती है सही रूप से, न उससे किसी स्वास्थ्य पे काफ़ी असर पड़ रहा है। जैसे आज मैं खुद फील कर रहा हूँ कि मुझे मॉर्निंग वॉक पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आया। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल मिश्रा, भागलपुर। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए किस तरह से भागलपुर सैंडिस कंपाउंड मैदान में सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉकर हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन बता दें कि जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की स्थिति बिगड़ गई है। AQI लेवल रिकॉर्ड 300 के पार दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में माना जाता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और अब खबर क्राइम से जुड़ी हुई खबरों की बात कर लेंगे, जहां पर बेगूसराय से खबर आ रही है कि सन की पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के भवनानंदपुर पंचायत स्थित कुशल टोला की है। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि पत्नी ने अपने पति से सोने की जेवरात की मांग की थी, जिस पर आग बबूला होकर पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। फोन करके कल कहीं आया तो हम चीज बस दे देबो, नहीं दिलक, बस पकड़ कर हमारा बेटी को मार दिल। कौन चीज मारलक है? अब कथी से मारलक नहीं मार के। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।